ओम शांति। हमारे बीच में हमारे इस यज्ञ के अनुभवी कोहिनूर भ्राता डॉक्टर सुशील चंद्र जी पहुंच चुके हैं। मैं आपको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। आए। आदरणीय भाई जी, साइंटिस्ट जी एंड एसोसिएट डायरेक्टर इन मास DRDO न्यू दिल्ली से हैं। आप स्पार्क रिसर्च प्रोग्राम में साइंटिफिक एडवाइज़र भी हैं। आप बहुत ही हम्बल, नम्रचित, निर्माणचित हैं। पिछले 23 वर्षों से आप इस विश्वविद्यालय में रेगुलर, पंक्चुअल, बाप दादा के अनन्य रत्न हैं। बहुत सारे रिसर्च अनुभवों का खजाना धरोहर के रूप में आपके अंदर समाहित है, जिसका प्रसाद आज हम सबको भी मिलेगा। आज का टॉपिक है साइंस बिहाइंड सिटिंग योग। आप इस पर रिसर्च रिपोर्ट हम सबके सामने रखेंगे। मैं भाई जी से अनुरोध करती हूँ, आप अपने अमूल्य खजानों से, अमूल्य अनुभवों से हम सभी को भरपूर करें। आदरणीय सुशील चंद्र भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मुझे खुशी है इस परिवार से दोबारा मिलने का मौका मिला। मैं इस सेंटर पर शायद दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बाबा अगर ऐसा सेवा का मौका देता है कि जो हमारा बेहद का परिवार है, उससे जगह जगह दाने का मेरे को सौभाग्य मिलता है। और स्पेशली स्पार्क विंग में, जो कि हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी रमेश भाई साहब के विज़न के द्वारा रिसर्च विंग है। और रिसर्च का भी मतलब जो बाबा के अनमोल रतन हैं, चाहे वो व्यक्त और अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, चाहे वो बड़ी दीदी दादियों के वचनों के द्वारा जो हम मक्खन तैयार करते हैं, जिसकी हमारे पास स्पार्क में बहुत सारे लोकल चैप्टर्स होने की वजह से सभी जगह मनन चिंतन के बाद मक्खन निकलता है डिफरेंट टॉपिक्स पर। और जब वो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, उसी को रेडी रेकनर के रूप में यूज़ करके विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर जो रिसर्च का कार्य किया गया है, उसी को मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा। बट उससे पहले, जैसा टॉपिक भी है कि, या मैं उससे पहले जाना चाहूँगा, जो हमारा 7 दिन का कोर्स, इन सब चीज़ों का भी डिफरेंस पता लगता है। और जब मैं लास्ट अभी जो एक भाई जी ने जो US से आए हुए थे, उनकी वजह से, उनकी इच्छा की वजह से, जो लास्ट में भी एक छोटा सा
प्रैक्टिकल किया गया और उसमें भी कुछ रिजल्ट आया कि हमारा जो नुमा शाम का योग है, दिन का योग है या अमृत वेला का योग है, और उसमें भी क्या परिस्थिति में अंतर आया, तो वो GSR करके निकाला गया था। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारा जो कंटिन्यूस बैठकर जब तक हम उस स्टेज में पहुंचते हैं स्लोली और उसमें बार बार ब्रेक नहीं करते हैं, तो उस वजह से डिफरेंट अंतर आ जाते हैं। और इसीलिए हमारे जो भट्टी की स्टेज है, और भट्टी में जब तक हम कई दफ़े तैयार होते हैं उससे पहले हम कई दफ़े ब्रेक ले लेते हैं। तो जो हमारी स्टेज बनती है उसको लॉन्ग टर्म स्टेट में जाने पे किस तरीके से हमारी चीज़ें होती हैं, मैं अभी स्लाइड्स के द्वारा तो दिखाऊंगा ही, बट उसको पहले एक लाइन बोल दूं। हम जब तक प्रैक्टिस के द्वारा उस स्टेज में नहीं पहुंचते जबकि हमारा व्यर्थ में विचार न जाए, और व्यर्थ में विचार न जाए उसको हमारी साइंटिफिक स्टेट बोलती है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी ब्रेन कुछ करने लगता है। और जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं उसमें डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं कि कुछ बाबा के बच्चे जिनका लॉन्ग टर्म बहुत पुराना समय हो गया है प्रैक्टिस करते करते, तो उनका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मिनिमम एक्टिव रहता है उस समय। अदरवाइज़ जो आम लोग हैं उनका जिस समय वो शांत बैठे हुए हैं या स्लीप मोड में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, उस समय भी बहुत ब्रेन चलता रहता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जो हमारी स्पार्क का मेन उद्देश्य जो हमने शेयर किया कि विभिन्न संस्थानों के साथ, विभिन्न संस्थान भी हमारे दोनों तरह के, चाहे वो एकेडमिक्स जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती हैं, या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, या हमारी निमेंस है, CSIR है, तो हमारी मल्टीपल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में। तो इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस प्लस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एवं देश प्लस विदेश के साथ मिलकर हमारे जो राजयोगा मेडिटेशन को एडॉप्ट करने वाले जो भी हमारे बाबा के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं इस विद्यालय के, उनके अंदर किस तरीके के इम्पैक्ट आए, और न केवल जो बाबा के ऑलरेडी पुराने बच्चे हैं, प्लस अगर हम कुछ टाइम के लिए नए इंस्टीट्यूशन में जाकर उनको प्रैक्टिस कराकर 7 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर या 60 डेज़ के अंदर उस टाइप के भी रिज़ल्ट्स को लिया गया है। और उन रिज़ल्ट्स को लेने के लिए जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया गया, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अब जैसे जब हम राजयोगा मेडिटेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो हमारी जो किस तरीके के हमारे अंदर बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, जैसे इमोशनल हेल्थ। मतलब हम जब तक रुक कर थम कर अपने को नहीं देखते हैं तब तक कई दफ़े हमें ये भी ज्ञान नहीं होता है कि हमारे इमोशंस किस टाइप के चल रहे हैं। और जब हम इमोशंस को अपने डिटेक्ट कर पाते हैं तो गॉड ने बहुत अच्छा बैलेंस दिया है कि जैसे ही हम अपने इमोशन को पहचान पाते हैं उनको रेगुलेट कर पाते हैं। तो पहले इमोशन डिटेक्शन देन इमोशन रेगुलेशन आता है। और अगर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है तब हमारे बिहेवियर में सुधार आता है। जैसे बाबा मुरलियों में कई दफ़ा कहता है कि बाबा के बच्चों की केवल चाल चलन से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि बाबा के बच्चे कैसे हैं। तो उस तरीके से हमारे अंदर साइकोलॉजिकल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, मतलब हम लोगों का
शांत अवस्था में रहना, बात बात पर गुस्सा ना आना, किसी भी बात पर बहुत जल्दी परेशान ना होना, ये हमारा बिहेवियरल हेल्थ में इम्पेक्ट आ जाता है। और जैसे ही हमारा बिहेवियर अगर सुधार होता है तो हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, कॉग्निटिव हेल्थ, उसमें तुरंत इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। मतलब हमारी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, तो ये सब कॉग्निटिव फैक्टर्स में आता है, इनमें इम्प्रूवमेंट आता है। और फिर उसका इम्पैक्ट हमारी फिज़िकल हेल्थ पे, फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे भी दिखता है। मतलब हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होने लगती हैं। और यहाँ तक कि आज बहुत लोगों ने सुना होगा कि थायराइड के डिसऑर्डर्स बढ़ने लग गए हैं, और उसका हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण ये पाया गया है, जेनेटिक, फिजिकल और सब फैक्टर्स के अलावा, कि हम जो हैं वो अगर प्रिटेंड नहीं करते हैं बल्कि कुछ और प्रिटेंड करते हैं तो माइंड बॉडी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो वो भी एक लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है। तो उस तरीके से हमारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ वेरी करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम सोसाइटी में ये सब चीज़ें हमारी अच्छी होंगी तो उस तरीके से सोसाइटी की भी हेल्थ इम्प्रूव होती है, सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स के लेकर हमारे दिल्ली के शक्ति नगर सेंटर की सहायता से डेरावाल में ये प्रोग्राम DRDO की 3 संस्थानों के साथ मिलकर एक कार्य किया गया था, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर, चाहे हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलें, ब्लड प्रेशर बोलें, EEG बोलें, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल बोलें, तो इन सब पैरामीटर्स को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मिलकर यूज़ किया गया था। न केवल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि व्यवहारिक क्षमताओं में भी जो अंतर आता है, तो उसके लिए संसार में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरीज, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने इसलिए बोला कि अगर आज की परिस्थिति हम देखें कि बहुत सारे लोग, बाबा के बच्चे नहीं, उम्मीद करता हूँ कोई नहीं, कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इन सब परेशानियों से सफ़र करने लगे हैं, तो उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इवेलुएट करते हैं और नॉर्मल स्टेट को इवेलुएट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट इवेलुएट करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड टेस्ट बने हुए हैं जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारी बिहेवियरल स्टेट क्या है। उसी तरीके से कॉग्निटिव स्टेट को भी जानने के लिए कि हम ठीक सोच पा रहे हैं, ठीक याद रख पा रहे हैं, ठीक प्लान बनाना पा रहे हैं, इसके लिए भी पूरे संसार में कॉग्निटिव टेस्ट बैटरीज बनी हुई हैं और इनको इवेलुएट किया गया। तो मैं जो कह रहा था कि जो बाबा के बच्चों में रिजल्ट निकाले गए इन चीज़ों पे, और उसमें ये पाया गया कि उनके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम है, उनका बीपी कम है। कम मीन्स नेगेटिव साइड में ना चाहें, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जो एथलीट होते हैं उनका नॉर्मल स्टेट में वो कम रहता है रेट, हार्ट रेट। तो इस तरीके से उसमें बहुत अच्छे मेडिटेशन के द्वारा इम्प्रूवमेंट पाए गए। बट जो होप स्केल, हैप्पीनेस स्केल, कहने का मतलब हम कितने अच्छे आशावादी हैं या कितने खुश मिजाज रहते हैं हर समय, जबकि जो बाबा कहता है कि अचल अडोल स्थिति, तो उसके द्वारा भी रिजल्ट निकाले गए। और बौद्धिक क्षमताओं का भी मैंने बताया। ये EEG का इंस्ट्रूमेंट है जो अभी हमारे बाबा के यज्ञ में भी मौजूद है। 64 चैनल का EEG सिस्टम है। नीदरलैंड की जो बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसको हम तीनों तरीके से यूज़ करते हैं। जब हम रेस्टिंग स्टेट में हैं, कहने का मतलब मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उस समय डाटा लिया। उसके बाद में जब हम मेडिटेटिव स्टेज में हैं, कहने का मतलब हम योगिक अवस्था में हैं, उस तरीके से उसका डाटा लिया। और कुछ डाटा हमने उस तरीके से भी लिया था कि उनको, जैसे इस समय मेरे सामने लैपटॉप है, तो लैपटॉप पे कुछ
विषम परिस्थितियों का जिक्र किया, मतलब वीडियो दिखाई गई, वीडियो में डिफेंस में उस तरीके की वीडियो दिखाई गई जैसे मार काट का या किसी का बॉडी पार्ट कट गया है, उड़ गया है, उस तरीके से। तो जो रिज़ल्ट आए तो उसमें ये पाया गया कि जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उनकी स्थिति में चेंज बहुत कम था, जबकि और जो बाबा के छोटे बच्चे, मतलब ज्ञान की उम्र उनकी 1 साल या कम है, तो उनकी स्थिति परिस्थिति में, उनकी मनोस्थिति में बहुत सारे अंतर पाए गए। ये जो आप इस समय हमारा यहाँ का ईजी का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको तीनों स्टेट में बताया, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस भी जो हम डिफरेंट स्टेजेस पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बाबा के बच्चे अगर एंजेलिक स्टेज में बैठे हुए हैं तो हमारे ब्रेन के नेटवर्क्स किस तरीके से आएंगे, उसमें अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा 5 तरह की वेव्स होती हैं, उनका डिफरेंशिएट करके कि वो किस स्टेट में हैं। जैसे दादी जानकी के लिए कहा गया था कि शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, मतलब पूरा उनका स्टेबिलिटी माइंड की, और उसको निकाला गया था, जो नॉर्मल मेडिटेशन में निकालते हैं वो अल्फ़ा स्टेट से निकालते हैं, और ये बोला जाता है कि उनका अल्फ़ा बढ़ता है, बीटा घटता है। बट दादी के लिए थीटा स्टेट में काउंट किया गया था, मतलब और डीप स्टेज। जबकि मैं सभी जगह बताता हूँ कि अगर आम व्यक्ति में अगर थीटा बढ़ता है तो उसको माना जाता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या लेथार्जी वाली स्टेज में जा रहा है। लेकिन अगर जो हाईली डीप मेडिटेटर्स होते हैं उनके अंदर थीटा में इफेक्टिविटी आने लगती है। तो इस तरीके से डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमारा जो बहुत सारे इस टाइप के रिज़ल्ट आए विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर, उसमें ईजी का रिकॉर्डिंग की वजह से 2 पेपर जब एक्सेप्ट हुए हमारे, तो जैसे पब्लिश किया था इस डाटा पे, तो उसकी वजह से मेरे को और श्रीकांत भाई को फ्रांस जाने का मौका मिला, और फ्रांस में वो हमारे राजयोगा मेडिटेशन से बाबा के बच्चों पर किस तरीके का इम्पैक्ट आया है उसको शेयर किया गया था। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, जब वहाँ पर कहा गया कि आपके अंदर इम्पैक्ट है, ये तो आपने रिज़ल्ट दिखा दिया, बट हम यहाँ रियल टाइम में रिज़ल्ट देखना चाहेंगे। वहाँ पर 69 कंट्रीज़ के वैज्ञानिक आए हुए थे, और उन्होंने रियल टाइम में एक ईजी श्रीकांत भाई के ऊपर लगा हुआ है, और एक वहीं के एक वैज्ञानिक थे आयरलैंड के, उनके ऊपर लगा हुआ है, और उसमें स्टेज देखी गई कि श्रीकांत भाई की मनोस्थिति काफ़ी स्टेबल थी, जबकि उनकी बहुत क्योटिक स्टेट में थे। उसी समय एक इंस्ट्रूमेंट और पर दूसरे कंट्री में, ये नीदरलैंड का है, नीदरलैंड में लगाया गया कि फंक्शनल नियर इंफ्रारेड, मतलब जैसे आप लोगों को एमआरआई सभी को पता होगा, एमआरआई में भी हमारा मेडिटेशन का डाटा कलेक्ट किया गया था, और उसमें भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। मैं केवल एक शेयर कर देता हूँ कि ये माना जाता है, जैसे मैं अभी तक बात कर रहा था बिहेवियरल कॉग्निटिव न्यूरल लेवल, लेकिन जो बाबा के पुराने बच्चे हो जाते हैं उनके अंदर ब्रेन में स्ट्रक्चरल लेवल पर चेंज आ जाता है, मतलब उनको मेंटल स्टेट कूल बनाना, जो जैसे जानकी दादी के लिए वो स्विच करना नहीं पड़ता है, वो स्विच रहता है, उनका स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज आ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं DTI, एमआरआई के अंदर डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, जिसमें ये पता लगता है कि इनके ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं। तो मैंने एमआरआई का जो जिक्र किया, उसके लिए हमारे बाबा के बच्चों को एमआरआई तक जाना पड़ता है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है नॉट एग्जैक्टली बट उसी का रिप्लेसमेंट है। इसको FNIR बोलते हैं, फंक्शनल नियर इंफ्रारेड। इसमें भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको मैं क्रूड लैंग्वेज में बताऊं तो, अगर हम कुछ बहुत नहीं सोच रहे हैं और शांत स्थिति में हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन के कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बहुत घट जाती है।
जबकि अगर हम ओवर एक्टिव हैं, ओवर हाइपर एक्टिव हैं, तो देन इन दैट केस हमारी स्टेट उस तरीके से, तो इसको इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो निकाल पाते हैं। हमारी जो जर्नी हमने शुरू की थी वो ये 14 चैनल का 14 चैनल का ई मोटिव सिस्टम है, और वो लैब में हमने यूज़ करके, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी शांतिवन की लैब है और वहाँ पर ईजी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जैसे मैं कह रहा था कि हमारी विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर कार्य किया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है जो बेंगलोर का है, और उसमें न केवल ईजी भी आप ये देख रहे हैं, तो ये 256 चैनल का ईजी सिस्टम है, ईजीआई कंपनी का, और उसमें रिकॉर्डिंग है। ये जो अगेन निमेंस का ही है, और हमारा बाबा का बच्चा जो रजनीकांत भाई है जो फिलहाल बेल्जियम में है, उन्होंने ईजी और एमआरआई टुगेदर, मतलब बच्चा, बाबा का बच्चा वो एमआरआई में लेटा हुआ है, उसका एमआरआई भी हो रहा है प्लस ईजी भी लगा हुआ है, तो ईजी का भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ईजी और एमआरआई के साथ में जो रिजल्ट आए वो और भी बेहतरीन, बिकॉज इसको हम लोग साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग में क्या बोलते हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट का टेम्पोरल रिजोल्यूशन, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर भी ब्रेन में विचारों के जो अंतर आ जा रहे हैं, तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन ईजी में बेहतर होता है, लेकिन ब्रेन के किस पोर्शन में, किस लोकेशन में, वो एमआरआई में बेहतर होता है। तो अगर हम दोनों का यूज़ करके करते हैं तो दोनों बेहतर रिजल्ट्स उसमें पता लग पाते हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था मल्टीपल पैरामीटर्स को लेके, ये डीआरडीओ दिल्ली में पूरा रिकॉर्डिंग हुआ था। मैं जो यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ, इसमें जैसे मैंने आपसे मल्टीपल बैंड्स बोले थे, तो अल्फा बैंड जिसको 8 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं, तो इसमें अगर आप दो लेफ्ट और राइट के अगर पिक्चर्स देख रहे हैं, तो प्री मेडिटेशन और पोस्ट मेडिटेशन, तो अगर देख रहे हैं प्री मेडिटेशन में, तो ब्रेन का नेटवर्क उतना डेंस नहीं है जो मेडिटेशन के बाद का है, और इसको ये बोला गया है कि मेडिटेशन करने वाले बाबा के बच्चे बहुत इनोवेटिव या क्रिएटिव भी होते हैं, और उसको ये इस तरीके से, ये ईजी के रिजल्ट के साथ एक्चुअल रिजल्ट है। ये माना गया है कि हम लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, बट कई दफ़े नॉर्मल व्यक्ति ब्रेन के वो पोर्शन को एक्टिवेट नहीं कर पाता है जो कि मेडिटेशन करने की वजह से एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मैसेज। इसी को अगर आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें अल्फा बैंड का दिखाया था, उसी तरीके से ये थीटा बैंड में भी आप एक्टिविटीज़ का डिफरेंस देख रहे हैं। और ये ब्रेन मैप्स को अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में जो दिखाए गए हैं 4, वो कंट्रोल, कहने का मतलब जो मेडिटेटर्स नहीं हैं उनका आप डेंस नेटवर्क देखिए, और जो राइट साइड में ये एक पिक्चर से और देखें, ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड का है वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का है। तो ब्रेन का बहुत सारा वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है। मैं केवल इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँगा, जो हमारी बहुत सारी बहनें भी केवल उनके पास बैठने से उनके विचारों को जान लेती हैं। कहने का मतलब, मैं थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक बोल रहा हूँ, वैसे ऑरा इमेजिंग रशिया में वैलिड है, वेस्टर्न वर्ल्ड में वैलिड नहीं मानी जाती है। तो ऑरा से भी व्यक्ति रिफ्लेक्ट करने लगता है कि वो कितना कूल है, कितना स्ट्रेस में है, या कितना क्योटिक स्टेट में है। और जो हमारी बहुत सारी बहनें हैं, दीदी दादियाँ हैं, वो बड़ी आसानी से उसको डिटेक्ट कर पाती हैं। जैसे मैं बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टेट की डिफरेंट की बात कर रहा था, जिसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का बोलें तो इसमें क्लियर पता लग रहा है कि बाबा के बच्चों के अंदर कितनी जॉयफुल स्टेट या काम, शांत स्थिति या कंट्रोल, मतलब हाथ की हाथ अगर अचडल, मतलब कोई परिस्थिति आई तो हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए या उनको कंट्रोल कर पाते हैं। हम कितना संतुष्ट मणि हैं, कितना हम, जो बाबा हर रोज सम्मान दिलाता है, सो सेल्फ एस्टीम कितनी अच्छी है, कितने इफेक्टिव, जो देखा है ना बाबा, इकोनॉमी ऑफ थॉट्स, मतलब हमारे पास वेस्ट थॉट्स का जनरेशन ही बंद होने लगता है।
पॉजिटिव थॉट्स की तरफ चलने लगते हैं, जबकि एक आम व्यक्ति को एंग्जाइटी या नेगेटिव एटीट्यूड्स या हम अपने आप को ही स्वयं को ही सक्षम नहीं मान पाते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उसी तरीके से जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बात कर रहा था, उसमें किस तरीके के हमारे सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को, मैंने ये लास्ट में इनको क्यों कवर कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत सारी जगहों पे, चाहे वो हम स्कूल लेवल पे बोलें, चाहे वो यूजी पीजी मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस समय उनकी मनोस्थिति में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और हमारा राजयोग मेडिटेशन न केवल स्कूल के बच्चे और हायर एजुकेशन में, बल्कि जो कॉरपोरेट्स लेवल तक पे, जो लोग कॉरपोरेट में हर समय टाइम स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेसेस को लेके चलते हैं, तो हमारा ये ज्ञान, हमारी ये योग की अवस्थाएं किस तरीके से उसकी मनोस्थिति को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता है। इसके कुछ कार्य ऑलरेडी किए जा चुके हैं और कुछ इनकी पॉसिबिलिटीज़, मैं इस पॉसिबिलिटीज़ को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा आना हुआ, जितना मुझे ज्ञान है उसके मुताबिक ये लोकेशन बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लोकेशंस हैं। और यहाँ पर जो मतलब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक का यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से सबसे पास में ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, फिर जिंदल, फिर कई सारी उस तरीके की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनके साथ मिलकर, उनकी मनोस्थिति बताकर, उनके साथ में अपने वाले ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करके उनकी न केवल मनोस्थिति को इम्प्रूव करें बल्कि उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को राजयोग मेडिटेशन से, अपने हमारे पूरे कोर्स सिलेबस से किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बहुत सारी वो सेवाएं संभव हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी पाए गए हैं। ये एक समरी में है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये जो रिज़ल्ट निकाले गए हैं, तो वो एक ये समरी लास्ट में बता रहे हैं कि वी आर क्वाइट सेल्फ अवेयर। बहुत अच्छा हैप्पीनेस का स्टेट रहता है, हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। चाहे वो हम जैसे ईसीजी पर भी इम्पैक्ट आते हैं। ईसीजी पर इम्पैक्ट का मतलब है कि उनका LF/HF रेशियो, कहने का मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो हमारे पास जैसे ही परिस्थिति का चैलेंज आया तो हम उस चैलेंज को कैसे कवर कर पाएँ, उसको भी कवर करने का है। जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसमें किस तरीके से ब्रेन का नेटवर्क आएगा, या मैं एंजेलिक स्टेट में हूँ, उसमें किस तरीके से ब्रेन का नेटवर्क आएगा, उसके भी रिजल्ट लिए गए थे। और ये सारा जो कार्य मैंने अभी तक जिक्र किया वो मल्टीपल हमारे जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे मुरली में बाबा ने कहा था कि आगे आने वाले टाइम में वैज्ञानिक आएंगे, आप ही के ऊपर स्टेज करें, रिजल्ट लेंगे। तो ये जो प्रत्यक्षता के लिए जब वो रिजल्ट लेते हैं तो वो पब्लिश करते हैं, और जब वो पब्लिश होते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे संसार में उसके बारे में पता लगता है कि इस राजयोग मेडिटेशन को एडॉप्ट करने से हमारे अंदर किस टाइप के चेंजेस आते हैं, और वो साइंटिफिक वर्ड उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये डिफरेंट मल्टीपल जर्नल्स हैं जिनमें वो किए गए हैं। और मैं लास्ट को केवल 3 शब्दों पर ख़त्म करना चाहूँगा। एक, मैंने एजुकेशन को आपको एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो हम उनके साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल स्टेट भी हैं, तो हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी बहुत अच्छे इन सब चीज़ों के रिजल्ट दिखा सकते हैं। और तीसरा, जो मेरी खुद की भी तमन्ना है कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और जो
लेट मी से कि न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही हैं और न्यूक्लियस फैमिली में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से जो डिप्रेशन या एंजाइटी के केसेस बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए हमारा मेडिटेशन बेस्ट मेडिकेशन का काम करेगा। तो उसके साथ मिलकर अगर हम उन, जिसको मैंने उसको सेपरेटली अलग क्यों रखा है कि वो रिहेबिलिटेशन कहलाता है, तो जो स्टेज जब उनकी बहुत हायर स्टेज में आ गई है तब तो साइकियाट्रिस्ट ही हैंडल करेंगे, बट वो उस स्थिति में न पहुँचें या अगर गलती से थोड़ा बहुत पहुंच गए हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा राजयोगा मेडिटेशन बेस्ट रिजल्ट देता है। तो हम उसके रिजल्ट को लेकर मैं केवल लास्ट लाइन बोलूँगा। हमने करनाल में जो कल्पना चावला हॉस्पिटल के साइकेट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसके रिजल्ट पे कार्य किया था राजयोगा मेडिटेशन का, और उसके भी अच्छे रिजल्ट आए थे। बट केवल चैलेंजेस दूसरे आते हैं कि वो लोकल संस्थानों के साथ मिलकर, लोकल सेंटर्स के साथ मिलकर तब वो संभावनाएं संभव हो पाती हैं। तो इसलिए हम लोग इवन उन हॉस्पिटल्स के साथ भी मिलकर कार्य कर सकते हैं। विद दैट जो मैं लास्ट में ये स्लाइड, हमारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने बोले थे, नेशनल का ही दिखाया था, बट इंटरनेशनल में भी, चाहे वो मैंने फ्रांस और नीदरलैंड का नाम लिया, बट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, उनके साथ भी मिलकर कार्य किया। मलेशिया, वहाँ पर भी हम लोगों का, दीदी का भी, अंबिका दीदी के साथ वहाँ जाना हुआ, वहाँ का भी प्रोग्राम चालू हुआ था, बट वो हम फाइनली बाद में कोविड आने की वजह से वो कुछ उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। मतलब हम उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भी और कार्यों को हम कर सकते हैं। मैं फिर लास्ट में कंक्लूड करूँगा, कई कोलैबोरेशंस, हमारे बाबा के तो सेंटर हर देश में हैं ही, बट अब कई संस्थानों के भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। तो बड़ी आसानी से, जो मैंने मलेशिया का एग्जांपल दे रहा था, वो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का, वहाँ मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोना, उनके साथ ऑलरेडी एमओयू था, तो उनके साथ उधर हमारे बीके सेंटर मलेशिया और बीके सेंटर इंडिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कोलैबोरेशंस करके राजयोगा मेडिटेशन का इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। नेशनल कोलैबोरेशंस तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ, चाहे एम्स है, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी है, इंटरनेशनल। अभी एक लास्ट में शेयर करूँगा, शायद एकता बहन भी आने वाली हैं या आ चुकी हैं। न केवल राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली के साथ ऑलरेडी उनके साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको जो साइकोलॉजिस्ट हैंडल करता है, उनके साथ मिलकर राजयोगा मेडिटेशन का इम्पैक्ट उन कैंसर पेशेंट्स की परिस्थिति, उनको स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कार्य में, बल्कि अभी हमारा रिसेंट इन्विटेशन मिला है सफदरजंग से भी, और सफदरजंग में भी कैंसर के पेशेंट्स के लिए साथ मिलकर किस तरीके से कार्य किया जाएगा, वो अभी उनके साथ में मीटिंग अभी बाकी है। विद दैट, थैंक यू। ओम शांति। कर रहा हूँ डिफेंस में काम करने की वजह से, उसमें से एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद सभी लोगों को पता होगा, और दूसरा फील्ड है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड। मैं बहुत शॉर्ट में कवर करता हूँ, चूँकि दीदी ने बोला भी है और मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होने के बावजूद दीदी की जिस तरीके से उसमें मनन चिंतन है, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ बार बार, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, अगर हमारी चीज़ इतनी हर साधन, मैं उससे पहले एक हिंदी में एक लाइन बोलूँगा जो मैं
बहुत सारे साइंटिफिक डेलिब्रेशंस में बोलता हूं जब मेरे ओरेशंस होते हैं, साधन को साधना सीखें साधना से, न कि उसके अधीन हो जाए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, साधन को साधना सीखें साधना से, न कि उसके अधीन हो जाए। जबकि आप कॉमन व्यक्ति को देख रहे होंगे, अगर मोबाइल का वो गुलाम हो चुका है करीबन, उसका अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा रही है उसमें लेवल अब जो बिल्कुल रीसेंट करीबन कुछ महीनों से कार्य चल रहा है, उसमें यह है कि सोचने का कार्य भी मनुष्य को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मशीन कर लेगी। एंड दैट वर्क इज ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब उस लेवल पे अगर जाएगा तो अब हमारी जो सोचने की क्षमता जो हम मानते थे वो भी शायद किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी, पहला। दूसरा जो शब्द बोला वर्चुअल रियलिटी, जिस तरीके से जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग वाली जो कहते हैं कि त्रेता के बाद आधे उसके बाद हम लोग अपनी पहचान भूल गए और ये मानने लगे कि हम ये शरीर हैं, आत्मा नहीं। तो वो जो बाबा रियलाइज कराता है उसकी अब नेक्स्ट स्टेज आ रही है। आप लोगों ने अगर सुना हो वर्चुअल वर्ल्ड, कहने का मतलब हम रियल वर्ल्ड में हैं या वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, इसका भी अंतर भूल जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी में उस स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। मेटावर्स है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, आना है ही है। सबको, इवन पढ़ाई उसी में होगा, बिजनेस उसी में होगा, ट्रेनिंग उसी में होगी, मेटावर्स में ही ट्रेनिंग होगी। रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से अब ये क्लास हो रही है वो वर्चुअल में होगा। सो टाइम इज गोइंग टू कम कि हम ये डिफरेंस, जो पहली स्टेज आई आत्मा है हम से हम शरीर को जानने लगे, अब जो रियल वर्ल्ड है उससे वर्चुअल वर्ल्ड का अंतर हम भूल जाएंगे। सो मैं, ये दीदी से बात हो रही थी, तो मैं, अगर हमको रियलिटी में जाना है तो फिर वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड से रियल आइडेंटिटी, वो स्टेज में रहना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। हम सभी एक हाथ की ताली बजाकर भाई जी का धन्यवाद करेंगे। आप अपना मूल्यवान समय निकाल कर हम सबके बीच में पहुँचे। इस सुंदर फुलवाड़ी में हम सभी को बहुत सुंदर, बहुत गहरा साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में, और हमारे जो श्वासों की गति इतना छोटी सी हो जाती है योग में, उसका भी रीज़न पता चला। बहुत सारी जानकारी कि जो मैं नहीं हूँ वो मैं अपने आप को समझने लगती हूँ, तो बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। बाप दादा हम सबका सुपर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या करने से क्या होता है, बट हमेशा ही बोला कि इस योग से हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं भाई जी ने साइंटिफिकली